आज स्टार्ट करेंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। जहाँ पे अल्फा हैलोजन आ जाए तो वहाँ पे -H इफेक्ट चलता है और इसे बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स मतलब जो प्रोसेस था हाइपर कॉन्जुगेशन में उसका रिवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है। देखिए रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ये इसे बोलेंगे -H इफेक्ट। ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या है? अल्फा हैलोजन होने चाहिए। अल्फा कार्बन पर लगने वाली हैलोजन होनी चाहिए जिन्हें क्या बोलेंगे? अल्फा हैलोजन। ठीक। अल्फा कार्बन क्या होगा? जो भी सोर्स एटम से जस्ट पहला सिंगल बॉन्डेड कार्बन है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगने वाले जो हैलोजन होंगी वो कहलाएंगी अल्फा हैलोजन। तो कंडीशन ये है कि अल्फा हैलोजन शुड बी प्रेजेंट। देखिए ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ये विनाइलिक कार्बन हो गए। जो विनाइलिक कार्बन होंगे वो कहलाते हैं ग्रुप। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो क्या कहलाएंगे? ग्रुप। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे क्या लग गया? CH3 लग गया और हैलोजन आ गई। इस कार्बन पे हैलोजन लग गई तो अब ये विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, और विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो अब ये पाई बॉन्ड इधर नहीं टूटेंगे, इधर टूटेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो अब लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है? विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों को इस साइड विड्रॉ करेगा तो ये पाई बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो इसका जो मोमेंट है वो कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट साइड। तो जैसे ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा तो वैसे ही ये सिग्मा, ये कार्बन, अल्फा कार्बन और हैलोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। किस साइड? इस साइड, हैलोजन की साइड। ये वाला बॉन्ड हो सकता है, ये भी कोई सा भी हो सकता है, ये इस साइड। ठीक। चलिए जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन टूट के उस पर आ जाएगा माइनस, तो ये सिग्मा बॉन्ड टूट के यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर आ जाएगा इधर और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पे प्लस और वहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उस पे माइनस। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली यहाँ डबल की जगह क्या रह जाएगा? सिंगल, और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या हो जाएगा? नो बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस और इसी पे आ जाएगा प्लस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस पे क्या होगा? इस पे बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा और यहाँ भी घटेगा, तो यहाँ घटेगा 2 जगह, यहाँ बढ़ेगा। यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कह रही है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, अगली स्ट्रक्चर कह रही है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ दोनों जगह पार्शियल डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पार्शियल सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब जीरो और सिंगल बॉन्ड के बीच में। चलिए तो उसका रिवर्स हो गया। देखिए तो अगर हम बात कर रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन में तो यहाँ क्या बन रहे थे? एनायन। इस केस में आपके क्या बन रहे हैं? कैटायन। ठीक है। उसमें H प्लस जा रहा था, इसमें X माइनस बन रहा है तो कार्बन क्या हो रहा है? कैटायन। तो इसमें जो इंटरमीडिएट है वो कैटायन बन रहा है। तो ये कह रहा है जो CX बॉन्ड है इसमें क्या होगा? पार्शियल सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होगा? पार्शियली सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ जीरो बॉन्ड है, तो दोनों के बीच की मिडिल फॉर्म आएगी कोई। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल सिंगल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, और कहने का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे घटेगा, और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रियल में जो CX की बॉन्ड लेंथ थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी इस हाइपर कॉन्जुगेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो है बॉन्ड ऑर्डर घट गया होगा, 1 से 0 के बीच में कुछ आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड एनर्जी भी घट जाएगी। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन, प्रॉब्लम से समझ में आएगा। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग CX बॉन्ड इन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। हमें क्या करना है? CX बॉन्ड को अरेंज करना है बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे और बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में। कौन से CX? ये दे रखे जी नीचे, ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो ये कुछ हमें कंपाउंड दे रखे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है? इस कार्बन और Cl के बीच की बॉन्ड लेंथ की एनर्जी कंपेयर करनी है और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। चलिए बॉन्ड एनर्जी का उल्टा रिवर्स हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, तो कोई सी एक कंपेयर कर लो, या तो बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर लो या बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लो। चलिए बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन या मीजोमेरिक इफेक्ट होगा नहीं। इसके जो लोन पर है अपने लोन पर डोनेट करके ये डबल बॉन्ड, यहाँ तो ना तो कोई मीजोमेरिक दिखाई दे रहा, ना तो कोई कॉन्जुगेशन और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है? जब विनाइलिक कार्बन होते हैं, एल्कीन होती, एल्कीन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन आता। तो इसमें तो कोई सा इफेक्ट है नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहा। तो यहाँ पे तो जैसा ये सिंगल बॉन्ड है वैसा का वैसा रहेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट चल रहा, ना ही यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा। बात करते हैं इसकी। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा? देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, ये क्या है? कॉन्जुगेशन। हर जहाँ भी कॉन्जुगेशन आएगा वहाँ पे क्या होगा? मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये विनाइलिक कार्बन है, तो ये हो गया ग्रुप, और ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगने वाला जो हेलोजन है वो होगा अल्फा। तो ये हेलोजन तो डायरेक्ट इस विनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है।
तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, मेसोमेरिक। मेसोमेरिक क्यों होगा, क्योंकि डबल सिंगल लोन पेयर, हेलोजन पे लोन पेयर होंगे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन रिलीज करे या लोन पेयर, तो लोन पेयर जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है क्योंकि पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के साथ बंधे होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है नेगेटिव चार्ज की, उसके बाद लोन पेयर की, और सबसे कम होती है इसकी डबल बॉन्ड की। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसे ये देखिए डबल सिंगल, वो लोन पेयर सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन है, तो ये प्लस एम दिखा देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये प्लस एम, और ये माइनस एम, प्लस एम माइनस एम सिंगल बॉन्ड सेपरेट हो रहे हैं, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। तो जैसे ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा तो वैसे ही बॉन्ड टूटेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, दो लोन पेयर आके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ बढ़ेगी, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी। यहाँ देखिए अब ये क्या है, इसका अगर मैं लोन पेयर देखूं हेलोजन का, तो लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो ये कॉन्जुगेशन तो है नहीं, दो सिंगल बॉन्ड लगातार आ गए, तो फिर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हो गए विनाइलिक कार्बन, ये हो गए ग्रुप। अब ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगने वाले जो हेलोजन है वो क्या कहलाएंगे, अल्फा एच, वो अल्फा हेलोजन। तो ये क्या होगा, अब के ये हेलोजन आ गई तो क्या होगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉनों को इस साइड विड्रॉ करेगा, इस साइड विड्रॉ करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ टूटेगा। तो ये पाई बॉन्ड टूट के आएगा यहाँ, और ये सिंगल बॉन्ड टूट के क्या रह जाएगा, जीरो बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम हो जाएगा। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और उस केस में बॉन्ड ऑर्डर ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, सिंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से थोड़ा कम हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। तो इस केस में बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, इस केस में घट गई, उस केस में ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे कम एनर्जी तो यहाँ हो गई, इससे ज़्यादा एनर्जी होगी सिंगल बॉन्ड में, उससे ज़्यादा होगी इस डबल पार्शियल डबल बॉन्ड में। तो बस सीक्वेंस हो गई। तो बॉन्ड एनर्जी अगर हम बात करूँ सी एक्स बॉन्ड की, तो सबसे ज़्यादा सी एक्स बॉन्ड एनर्जी किस केस में है, सी में। सी सबसे कम किस में है, सी में, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड से भी जो बॉन्ड ऑर्डर बना रहा है इससे भी कम हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में लाई, वो 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे कम एनर्जी यहाँ, उससे ज़्यादा इसमें, और सबसे ज़्यादा इसमें, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम होगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो समझ में आ गया बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई, सी से ज़्यादा होगी किस में, अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो सी से ज़्यादा होगी ए में, और ए से भी ज़्यादा किस में हो जाएगी, बी में। किस बॉन्ड की, सी एक्स बॉन्ड की एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी अगर हम देखेंगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड से एनर्जी अगर हम बात करें, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनर्जी, पार्शियल डबल बॉन्ड एनर्जी। तो देखिए बेटा, पार्शियल सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी होगी सिंगल बॉन्ड की, और सिंगल बॉन्ड से भी ज़्यादा एनर्जी होगी पार्शियल डबल बॉन्ड की, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड से भी कम बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो पार्शियल सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी होगी सिंगल बॉन्ड की, प्योर सिंगल बॉन्ड की, और सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड की। तो ये ऑर्डर थोड़ा उल्टा लिख दिया है। बॉन्ड एनर्जी का अगर ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगी बी की, पार्शियल डबल बॉन्ड की, उससे कम सिंगल बॉन्ड की, और उससे भी कम किसकी होगी, पार्शियल सिंगल बॉन्ड की। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये होगी बेटा, ये एनर्जी का हो गया बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, सी में, और उससे छोटी ए में, और सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, बी की। जैसे जैसे डबल बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या था, 1 से कम था, यहाँ ए में बॉन्ड ऑर्डर 1 था, और इसमें बी में बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में मिलेगी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1, इसमें बॉन्ड ऑर्डर डबल। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ग्रुप है, ये फिनाइल रिंग हो गई। फिनाइल रिंग में डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड ये ग्रुप हो गया। ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगने वाली हेलोजन है तो ये क्या दिखाएंगे, अल्फा एच। ठीक। क्या रेजोनेंस इसमें होगा, रेजोनेंस तो इसमें नहीं होगा। देखिए इसका जो लोन पेयर है हेलोजन का, सीएल का जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में क्या हो गए, दो सिंगल बॉन्ड आ गए। तो फिर क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस, तो मीजोमेरिक तो यहाँ इफेक्ट आ नहीं रहा, रेजोनेंस तो यहाँ आ नहीं रहा। तो फिर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करिए। ये हो गया ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगने वाली हेलोजन क्या है, अल्फा है। तो ये अल्फा एच है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को इधर विड्रॉ करेंगे, इधर विड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को भी ये तोड़ लेंगी। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। क्लियर होगी बात।
तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर फिलहाल कितना दिखाई दे रहा है आपको 1, मगर ये जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो 1 से भी क्या हो जाएगा कम, तो यहाँ पे क्या हो गया पार्शियल सिंगल बॉन्ड। इस केस में देखिए, तो इस केस में ये बेंजीन इस हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ी है, तो इस केस में रेजोनेंस आ जाएगा। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा रेजोनेंस के लिए, इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल से कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ सिंगल से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इस केस में ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा और ना ही क्या होगी मीजोमेरिक। क्यों? अगर हाइपर कॉन्जुगेशन मीजोमेरिक की बात करें तो ये देखिए लोन पेयर सिंगल सिंगल सिंगल, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। दूसरा अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये हो गया ग्रुप, ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन अल्फा और उससे अगला ये बीटा, तो बीटा पे लग रही है हैलोजन, तो यहाँ पे ना तो सिंगल बॉन्ड से बढ़ेगा ऑर्डर ना घटेगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा 1 से कम हो जाएगा, यहाँ 1 से ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ 1 ही रहेगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी की, तो यहाँ तो एनर्जी क्या हो जाएगी 1 से थोड़ी, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ एनर्जी घट गई होगी। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई होगी, तो यहाँ एनर्जी थोड़ी घट जाएगी, यहाँ एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी और वहाँ एनर्जी जैसी थी वैसी रहेगी। तो इससे ज़्यादा, तो देखिए सबसे कम एनर्जी तो इसमें हो गई, इससे ज़्यादा एनर्जी होगी, इससे ज़्यादा होगी इसमें और इससे ज़्यादा होगी इसमें, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और 1 से भी ज़्यादा होगी जहाँ बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी की अगर बात देखें तो ए से ज़्यादा किस में होगी बॉन्ड एनर्जी, अगर हम देखें तो बॉन्ड एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो ए से ज़्यादा किस में होगी, ए से ज़्यादा होगी, ए से ज़्यादा होगी, ए से ज़्यादा होगी बी में और बी से ज़्यादा होगी सी में। क्लियर होगी बात? बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम किस में होगी बॉन्ड लेंथ सी में, बी में सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। और यहाँ पे क्या है पार्शली, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से भी कम हो रहा है, तो बॉन्ड से 1 से कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा इसमें और सबसे कम इसमें और ये बीच में आएगा। तो इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसमें, डबल बॉन्ड से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड से भी ज़्यादा किसमें, ये जीरो बॉन्ड हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कम बॉन्ड हो जाएगा और कम बॉन्ड हो जाएगा तो लेंथ तो बढ़ जाएगी और एनर्जी घट जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है सिंगल से ज़्यादा हो जाएगा, हल्की डबल बॉन्ड की पार्शियलिटी आ जाएगी मीजोमेरिक इफेक्ट से, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई होगी जो एक्चुअल लेंथ होगी, और यहाँ एक्चुअल लेंथ से कम हो गई होगी, और यहाँ रियल जो लेंथ है वही रहेगी। तो इस केस में तो फिक्स रहेगी, उस केस में लेंथ बढ़ गई, इस केस में लेंथ घट गई। तो इससे बड़ी लेंथ होगी किसमें, अगर हम बात करेंगे इससे बड़ी होगी इसमें, क्योंकि उसमें घट चुकी थी, इससे बड़ी इसमें और इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसमें। तो बॉन्ड लेंथ बी से ज़्यादा होगी सी में और सी से ज़्यादा होगी ए में, ठीक है। और एनर्जी इसकी उल्टी होगी, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर के डायरेक्टली, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसमें बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसमें बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। यहाँ ऑर्डर थोड़े से उसने आप सही कर लेना इसको, ठीक है। अगर मान लें बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में होगी बी में, सबसे ज़्यादा बी में होगी, बी के बाद बॉन्ड एनर्जी किस में आएगी सी में, और सी के बाद किस में आएगी ए में, तो ये उल्टा ऑर्डर होगा ऐसे। आगे बात समझ में? तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी डबल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, डबल बॉन्ड से ज़्यादा किसकी हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड की, और सिंगल बॉन्ड से कम हो जाएगी किसकी पार्शियल सिंगल बॉन्ड की। और जो बॉन्ड एनर्जी है इसका उल्टा क्या होगा बॉन्ड लेंथ। देखिए इन डिसाइडिंग डायरेक्टिंग नेचर ऑफ CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप क्या होगा, ये -H ग्रुप होता है, ठीक है। जो सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप था वो +H दिखा रहा था, और अगर अल्फा हैलोजन है तो क्या दिखाएगा ये -H। तो ये कह रहा है जब किसी भी बेंजीन पे हम क्या लगा दें, किसी भी फिनाइल रिंग पे क्या कर दें हम CX ग्रुप लगा देंगे, तो उसकी डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगी, किसकी डिसाइडिंग फैक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है फिनाइल रिंग। चलिए ये हमारे पास फिनाइल रिंग थी, बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन पे हमने क्या लगा दिया CH3। अब ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड इधर टूटेगा इसका और वो उधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड और वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सेम वही कहानी -H की। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को उधर छीनेगा, वैसे ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड तो यहाँ जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन छीने और इसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इसने क्या कर दिया, कुल मिला के इस फिनाइल रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लाइटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है वो किस पोजीशन पे घट रही है, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे। अब ये फर्दर कॉन्जुगेशन में है, देखिए चार्ज सिंगल डबल, तो अब ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा प्लस की तरफ क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज, और माइनस को प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये ऐसे कह लो, इस जहां भी प्लस है वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा, तो आपके किस पे आ गया, पैरा पोजिशन पे। अब फिर आगे कॉन्जुगेशन में देखिए चार्ज सिंगल डबल, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और प्लस वहाँ आ जाएगा, तो आपके किस पे आ गया, ये ऑर्थो पोजिशन पे। और फिर फर्दर वैसे ही हो जाएगा, फाइनल वो फॉर्म आ जाएगी। तो कुल मिला के क्या है, जो CX ग्रुप है वो -H से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा फिनाइल रिंग पे। और कौन सी पोजीशन पे डिक्रीज कर रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। अब जो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे हो गई होगी, मेटा पे। मेटा पे ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी की उतनी है, मगर क्या है, जब ऑर्थो पैरा पे घट गई तो ऑटोमेटिक क्या हो गई होगी, मेटा पे इनसे ज़्यादा हो गई होगी। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट। तो देखिए रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला है, किसके लिए, इस CX ग्रुप के लिए। तो कह रहा है ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इन फिनाइल रिंग। तो फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, किस पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पे, किसके द्वारा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, या कह सकते हैं CX ग्रुप के थ्रू। ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा पोजिशन। और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, वो मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं करता, मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो मेटा पोजिशन पे ऑपरेट नहीं होगा, जैसे मीजोमेरिक कर रहा था, ठीक है। मीजोमेरिक में क्या था, प्लस M क्या था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे ऑर्थो पैरा पे। माइनस M क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा था किस पे, ऑर्थो पैरा पे। तो जो माइनस M था वो क्या हो गया था, वो क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग, और जो प्लस M था वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो सेम कहानी इसमें हो जाएगी। ये कह रहा रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लेस एट द ऑर्थो पैरा पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू मेटा पोजिशन ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द मेटा पोजिशन। ये कह रहा है कि जो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप है उसने क्या कर दिया, फिनाइल रिंग के ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी, जिससे रिलेटिव अगर कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब किस पे ज़्यादा आ गई होगी, मेटा पोजिशन पे। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो किस पे करेगा, मेटा पोजिशन पे। ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन CX3 विल बी मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो ये जो CX ग्रुप होगा यानी कि -H ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। और ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज -I द इफेक्ट। अगर हम बात करें CX3 की तो CX3 -H दिखा रहा है और -I दिखा रहा है, तो दोनों ही ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या है, दोनों ही जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर बात करें इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की तो वो भी -H है, और इसकी बात करें इंडक्टिव की तो वो भी -I है। तो दोनों ही इफेक्ट क्या आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। और फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल क्या करेगा, डिक्रीज, जिससे क्या हो जाएगी रिंग, अब जो रिंग है वो बेंजीन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हो जाएगी, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसलिए इस ग्रुप को क्या बोल सकते हैं, डीएक्टिवेटिंग नेचर। तो ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज -I इफेक्ट किसका, CX3 ग्रुप का, विल बी डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। तो जो CX3 है वो क्या होगा, फाइनली डीएक्टिवेटिंग नेचर का होगा और मेटा डायरेक्टिंग नेचर का होगा। देखिए जी क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है कि कौन सा फिनाइल रिंग ज़्यादा एक्टिवेट होगी, ज़्यादा रिएक्टिव होगी, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो जो प्लस वाले हैं, प्लस वाले क्या करेंगे, प्लस वाले फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल उतनी जल्दी आके उस पर अटैक होगा। और जो विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे तो उतनी जल्दी अब इलेक्ट्रोफाइल आके नहीं जुड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव, जो प्लस वाले ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और माइनस वाले घटाते हैं। अब ज़्यादा पावर किसकी होती है, मीजोमेरिक की, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की, लास्ट में किसकी, इंडक्टिव की। उसी सीक्वेंस में हम देखेंगे। चलिए तो चेक करते हैं। अगर हम बात करें इस फिनाइल रिंग पे, इस बेंजीन रिंग पे तो कोई भी ग्रुप नहीं लग रहा जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए या घटाए। बात करें इसकी,
इसमें क्या लग गया, इस फिनाइल रिंग पे, इस बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप लग गया। अब चेक करो कि ये प्लस M है कि प्लस H है या प्लस I है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मीजोमेरिक। अगर मीजोमेरिक आ रहा है तो बस बात खत्म करेंगे, फिर इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीजोमेरिक जो कहेगा वही चलेगी बात। ठीक है, तो इसमें देखिए इस ग्रुप का पहला एटम कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे पास क्या होगा, लोन पेयर, और लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज। अगर ग्रुप के पहले एटम पे लोन पेयर है तो क्या दिखाता है वो, प्लस M, और कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये क्या दिखाएगा, प्लस M दिखाएगा। बात करें इसकी, इस ग्रुप का OH ग्रुप है, OH ग्रुप के पहला आइटम कौन है, ऑक्सीजन, और इस पे भी क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लोन पेयर रिलीज करेगा, और क्या दिखाएगा, प्लस M, तो ये भी प्लस M, ये भी प्लस M। कंपेयर करें इन दोनों के प्लस M में ज़्यादा प्लस M किसका होगा, तो जिसकी इलेक्ट्रो, अगर बात करें इसमें डोनर एटम N है, इसमें डोनर एटम O है, तो O जल्दी लोन पे डोनेट करेगा कि N, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो जल्दी लोन पे डोनेट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों, क्योंकि ये पीरियड के एलिमेंट हैं, और पीरियड के एलिमेंट में डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। N की इलेक्ट्रिसिटी कम होती है O से, तो जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कम है वो अपने लोन पेयर को फटाक से क्या कर देगा, डोनेट, तो इसका प्लस M ज़्यादा होगा। तो NH2 ग्रुप का प्लस M ज़्यादा होता है किससे, OH से। आगे चलिए बात करें, ये क्या है, CH3 मतलब अल्फा हेलोजन लग रहे हैं इस पे, कोई सी भी हेलोजन हो सकती है, Cl हो Br हो, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाता है -H, M नहीं -H, ठीक है। ये क्या दिखाएगा, -H। बात करें इसकी NO2 की, तो NO2 में अगर हम देखें तो N डबल बॉन्ड O, ये कैसे खुलेगा, N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो N जब भी ग्रुप का पहला एटम डबल बॉन्डेड हो जाए किसके साथ, मोर इलेक्ट्रॉन एटम के साथ, तो क्या दिखाता है वो -M। और एक और खास बात है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है। NO2 पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये किसका, -M क्या होता है, स्ट्रॉन्ग -M होगा, ठीक है। चलिए खैर, फिलहाल तो N डबल बॉन्ड O है तो इस पे क्या होगा, प्लस -M होगा ये। बात करें CH3 की, CH3 में क्या है, मीजोमेरिक तो है नहीं, क्योंकि इस पहले एटम पे ना तो लोन पेयर है ना ही कोई डबल बॉन्ड है, तो प्लस M तो होगा नहीं ना -M होगा, तो मीजोमेरिक तो होगा नहीं। तो अब बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, और इस पे कितने अल्फा H हैं, 3 अल्फा H हैं, तो ये क्या दिखाएगा, प्लस H। अगर अल्फा हेलोजन है तो -H, और अल्फा H है तो प्लस H। क्लियर हो गई बात, तो इसमें क्या हो गया, प्लस H हो गया। यहाँ बात करें इस ग्रुप पे, अगर हम देखें तो इस पे ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में अब इस पे कोई लोन पेयर नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो मीजोमेरिक तो होगा नहीं। बात कर लिए हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो इस बेंजीन से लगने वाला जो पहला आइटम है यही तो अल्फा कार्बन कहलाएगा। अब इस अल्फा कार्बन पे कोई H नहीं, कोई हेलोजन नहीं, तो ना तो ये प्लस H होगा ना ही ये -H होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं दिखा रहा। तो अब क्या होगा, इंडक्टिव। तो अब बस क्या दिखाएगा, इंडक्टिव कैसा होगा, इसका प्लस I के -I, एल्काइल ग्रुप है तो क्या दिखाएगा, प्लस I। सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होते हैं तो प्लस I, और अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होगा तो -I। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, प्लस I। अब बात कर लो प्लस वाले के, तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा, प्लस वाले रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और माइनस वाले घटाते हैं। अब प्लस में भी ज्यादा कौन होगा, मीजोमेरिक। तो मीजोमेरिक हमारे पास केवल 2 आए, ये मीजोमेरिक आया प्लस में, प्लस M में। तो पहले तो प्लस M वाले आएंगे, प्लस M में भी इससे ज़्यादा प्लस M किसका हो गया, NH2 का। O, क्योंकि O से ज़्यादा O की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है, जबकि N की इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, और N की इलेक्ट्रिसिटी कम होगी तो जल्दी ये इजीली लोन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट। तो सबसे ज़्यादा प्लस M तो किसका हो गया, B के केस में हो गया। तो जिसमें प्लस M ज़्यादा है वही क्या होगा, रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे पहले तो ये दोनों आ गए, B और C। सबसे पहले B और C क्यों आ गए, क्योंकि इसमें प्लस M है, और इन B और C में भी पहले कौन आ गया, B आ गया, क्योंकि NH2 ग्रुप का प्लस M ज़्यादा होगा OH ग्रुप से। तो पहले B, उसके बाद में C। प्लस M के बाद अब आएंगे प्लस H वाले, प्लस H वाला एक है बस ये, ठीक है। तो उसके बाद आ गया प्लस H, यानी कि कौन आ गया, F। तो पहले B और फिर C, फिर आ गया F के बाद अब कौन आएगा, प्लस H के बाद आएंगे प्लस I। तो प्लस I आ गया कौन जी, G। तो देखिए पहले B और C आ गए प्लस M वाले, फिर आ गया प्लस H वाला, और फिर आ गया प्लस I वाला। अब आएगा जीरो वाला, ये है जीरो, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो ये हो गया जीरो वाला। उसके बाद आएंगे अब माइनस वाले, माइनस वाले में पहले कौन आएगा, जो वीक माइनस होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइनस आई तो ज़्यादा लेस स्टेबल कर देगा, ठीक है, लेस रिएक्टिव कर देगा। तो पहले कौन आएगा, माइनस आई तो कोई है नहीं, तो फिर आएगा -H, और -H किसका, ये रहा जी, डी का क्या है, -H है, अल्फा हेलोजन है, -H होगा, M नहीं, ठीक है। क्या है ये, -H। क्लियर होगी बात। तो अब कौन आ गया, -H, कौन आ गया, D, और -H के बाद कौन आएगा, -M, ठीक है। तो प्लस वाले पहले और माइनस वाले बाद में। प्लस वालों में पहले कौन, पहले प्लस M, फिर प्लस H, फिर प्लस I, और उसके बाद जीरो। जीरो के बाद फिर आएगा -I, माइनस से भी वीक हो जाएगा -H, और -H से भी लेस रिएक्टिव हो जाएगा कौन, -M। क्लियर हो गई बात। देखिए
तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे। ये कह रहा है हीट ऑफ कंबर्शन। हीट ऑफ कंबर्शन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बताया था आपको। हीट ऑफ कंबर्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ कार्बन्स इन एल्केन और साइक्लोएल्केन। जो एल्केन या साइक्लोएल्केन या कह सकते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें हीट ऑफ कंबर्शन उतनी ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा उसमें क्या होंगे, कार्बन होंगे। ये टोटल हीट ऑफ कंबर्शन की बात हो रही। तो हीट ऑफ कंबर्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ कार्बन्स इन एल्केन और साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कार्बन, जितना बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास, उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट ऑफ कंबर्शन मिलेगी। नेक्स्ट, मोलर हीट ऑफ कंबर्शन इन टर्म्स ऑफ CH2, या बोल सकते हैं हीट ऑफ कंबर्शन पर CH2 यूनिट विल डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अब वो टोटल हीट ऑफ कंबर्शन की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है पर CH2 यूनिट। पर CH2 यूनिट किस में ज़्यादा मिलेगी, मतलब एक कार्बन की हीट ऑफ, पर कार्बन के लिए हीट ऑफ कंबर्शन किस केस में ज़्यादा होगी। तो फिर उस केस में जो हीट ऑफ कंबर्शन पर कार्बन या पर CH2 यूनिट कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगी उसकी स्टेबिलिटी पे। जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, जितनी ज़्यादा स्टेबल एल्केन होगी, उतनी एनर्जी क्या होगी, कम। और जितनी एनर्जी कम होगी तो उतना पर CH2 हीट भी क्या होगी, कम निकल कर आएगी। ठीक है, तो जितना लेस स्टेबल उतनी एनर्जी ज़्यादा, और जितनी एनर्जी ज़्यादा उतनी पर CH2 एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। और अगर जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी टोटल एनर्जी उस पर कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, कम। और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो जलने पर रिलीज भी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अगर वो कह रहा है कि मोलर हीट ऑफ कंबर्शन इन टर्म्स ऑफ CH2, या कहें हीट ऑफ कंबर्शन पर CH2 यूनिट विल डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो कैसे डिपेंड करेगी, हीट ऑफ कंबर्शन पर CH2 यूनिट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी के। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम, तो रिलीज एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो इन्वर्सली आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। ये कह रहा है इन द आइसोमेरिक एल्केन, कोई आइसोमर्स एल्केन है, मतलब आइसोमर्स एल्केन मतलब नंबर ऑफ कार्बन उसमें क्या है, सेम है, क्योंकि आइसोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम। तो नंबर ऑफ कार्बन भी सेम होगा, या कह सकते हैं नंबर ऑफ CH2 यूनिट क्या हो गई, सेम। तो इन द आइसोमेरिक एल्केन थर्मोडाइनेमिकली स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द ब्रांचिंग इन द एल्केन। अगर हम एल्केन के आइसोमर्स हैं, अगर मेरे पास डिफरेंट एल्केन के आइसोमर्स हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी में कैसे कंपेयर करता हूं, नंबर ऑफ ब्रांचेस पे। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो पर CH2 एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। तो इन द आइसोमेरिक एल्केन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन ब्रांचिंग इन द एल्केन। तो क्या होगा, देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द आइसोमेरिक एल्केन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ब्रांचिंग के। जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतना ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल एल्केन होगी। और जितनी ज़्यादा स्टेबल एल्केन होगी उतनी हीट ऑफ कंबर्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, all isomers have the same product in the same amount or complete conversion। ये कह रहा है अगर हमारे पास कोई आइसोमर्स है, तो आइसोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम। और जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसके पास क्या होगा, सेम प्रोडक्ट बनेंगे और सेम हीट ऑफ कंबर्शन होगी। तो ऑल आइसोमर्स हैव द सेम प्रोडक्ट, एक ही टाइप के एक सेम प्रोडक्ट बनेंगे सब में, क्योंकि आइसोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, सेम। इन द सेम अमाउंट, और सेम प्रोडक्ट बनेंगे सेम अमाउंट में। जितनी CO2 गैस इस वाले से निकलेगी उतनी CO2 दूसरे वाले से भी निकलेगी, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा, और किस पे, कंप्लीट कंबर्शन पे। तो ये बात ध्यान रखनी, ऑल आइसोमर्स हैव द सेम प्रोडक्ट इन द सेम अमाउंट ऑन कंप्लीट कंबर्शन। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे ब्यूटेन है, एक एन ब्यूटेन है, एक आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन को और आइसोब्यूटेन को कंप्लीट जलाने से जितना अमाउंट CO2 का आइसोब्यूटेन में निकलेगा उतना ही नॉर्मल ब्यूटेन में भी निकलेगा। तो सेम प्रोडक्ट का सेम अमाउंट निकलेगा अगर हम दो आइसोमर्स को क्या करें, कंप्लीटली जलाएं। देखिए क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबर्शन। हीट ऑफ कंबर्शन के ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक, चलिए अगर हम बात करें, उसने हमें कहा है हीट ऑफ कंबर्शन, इसका मतलब टोटल हीट ऑफ कंबर्शन बतानी, मुझे टोटल हीट बतानी है। ठीक है, पर CH2 की बात नहीं कर रहा।
तो फिर तो टोटल हीट तो किससे चलेगी, जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन उसमें उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबर्शन। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है और ये साइक्लोहेक्सेन है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन कितने हैं 4 हैं, इसमें कार्बन कितने हैं 5 है और इसमें कार्बन कितने हैं 6। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे हीट ऑफ कंबर्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर हम बात करें हीट ऑफ कंबर्शन की तो ए से ज़्यादा किसमें, बी में, बी से ज़्यादा सी में, सी से ज़्यादा डी में। क्लियर। ये तो किसके लिए हो गया, हीट ऑफ कंबर्शन यानी कि टोटल हीट ऑफ कंबर्शन के लिए। अगर वो बात करें हीट ऑफ कंबर्शन पर CS2 यूनिट, तो पर CS2 यूनिट में जो हीट ऑफ कंबर्शन है वो फिर क्या होगी, स्टेबिलिटी के इनवर्सली होगी। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो बीयर्स थ्योरी मैंने आपको बता रखी है। अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल होती है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा होगी साइक्लोपेंटेन और सबसे ज्यादा स्टेबल होती है साइक्लोहेक्सेन। रीजन है एंगलस्टेन। तो मैंने आपको बियरस्टेन थ्योरी बता रखी है और बियरस्टेन थ्योरी में आपको पढ़ा रखा है पूरा स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। ये पूरा लेक्चर मैंने डाल रखा है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, तो आप वहां देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए हर एक जो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, उसमें हर एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड है और सिंगल बॉन्डेड है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, sp3। और sp3 इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी और sp3 होगी तो एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। मगर इस साइक्लोप्रोपेन में एंगल कितना आ रहा है 60, यह एंगल कितना आएगा 90, यह एंगल कितना आएगा 108 और यह एंगल 120। तो कहने का मतलब क्या है कि एंगल ये क्या करते हैं अपने, जब इनका हाइब्रिडेशन वाला एंगल होना चाहिए 109 डिग्री और इसमें एंगल पाया जा रहा है कितना 60, तो इसका मतलब इसमें एंगल स्टेन है। और जितना ज्यादा एंगल स्टेन होगा उतनी क्या होती है अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा एंगल स्टेन इसमें है क्योंकि एंगल सबसे ज्यादा डेविएट है इसमें हाइब्रिडेशन वाले एंगल से। हाइब्रिडेशन वाला एंगल 109 जबकि इसमें कितना एंगल है 60, जबकि इसमें कितना आ गया 90, तो हाइब्रिडेशन वाला एंगल के थोड़े पास आ गया तो इसमें एंगल स्टेन थोड़ी कम होगी। इसमें 108 आ जाएगा तो इसमें एंगल और करीब आ गया किसके, हाइब्रिडेशन के, तो इसमें एंगल स्टेन और भी कम। तो इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये और सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाती है। इसमें एंगल ये 120 नहीं होता, इसमें एंगल एग्जैक्ट एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये 3 डायमेंशन होती है और इसकी जो 2 फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म। चेयर और बॉट में क्या हो जाता है, जो एंगल है वो एग्जैक्ट कितना पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी वजह से इसमें एंगल स्टेन क्या हो जाती है 0, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे 3 मेंबर से 4 मेंबर, 4 मेंबर से 5 और 5 से 6 मेंबर की तरफ चलेंगे तो एंगल स्टेन क्या होगी कम और एंगल स्टेन होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे हीट ऑफ कंबर्सन पर CS2 क्या होती जाएगी कम, क्योंकि स्टेबिलिटी की क्या होती है वो इनवर्सली। तो सबसे ज्यादा हीट किस में होगी, इसमें होगी। तो हीट ऑफ कंबर्सन पर CS2 यूनिट वो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी के रिवर्स हो जाएगी। ठीक है बात। तो स्टेबिलिटी के क्या हो जाएगी जी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें स्टेबिलिटी के रिवर्स हो जाएगी तो हीट क्या होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, डी, तो डी में एनर्जी सबसे कम। उस तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसका उल्टा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया था, ए से ज्यादा स्टेबल बी, बी से ज्यादा स्टेबल सी, सी से ज्यादा स्टेबल डी। तो हीट ऑफ कंबर्सन पर CS2 इसका क्या हो जाएगा रिवर्स, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें हो जाएगी, ए में, उससे कम बी में, उससे कम सी में और सबसे कम डी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा एक और बात है, जब उसने हीट ऑफ कंबर्शन कहा है, जब वो हीट ऑफ कंबर्शन की बात करता है तो आप क्या करेंगे, पर CS2 बताएंगे। जब तक वो ये नहीं कहता कि टोटल हीट ऑफ कंबर्शन बताओ, तो टोटल हीट ऑफ, अगर वो टोटल वर्ड लिखे तभी हमें टोटल हीट ऑफ कंबर्शन बतानी है। अगर वो अगर वो कोई भी वर्ड नहीं लिख रहा, अगर वो टोटल वर्ड नहीं लिख रहा है तो समझ जाइए हमें कौन सी हीट ऑफ कंबर्शन बतानी, पर CS2 वाली। और पर CS2 वाली हीट ऑफ कंबर्शन कैसे निकलती है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली। चलिए ये हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखिए अगर हम बात करें इसमें तो ये भी साइक्लोपेंटेन है मगर इस पर एक ब्रांच लगी हुई है। इस पे टोटल कार्बन कितने हैं 6, इसमें भी टोटल कार्बन कितने हैं 6, मगर इसमें जो साइकिल है वो प्रोपेन है, इसमें साइकिल है ब्यूटेन है, इसमें साइकिल क्या है पेंटेन और इसमें साइकिल हेक्सेन है। अगर बात करें तो इसमें भी क्या है, हीट ऑफ कंबर्शन पूछ रहा है। हीट ऑफ कंबर्शन पूछ रहा है तो हमें कौन सी बताएंगे, जब तक टोटल वर्ड नहीं लिखा तो हम पर CS2 वाली बताएंगे, और पर CS2 वाली बताएंगे तो आप तो क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी के इनवर्सली। और स्टेबिलिटी अगर साइक्लोएल्केन है तो साइक्लोएल्केन में स्टेबिलिटी किससे देखी जाएगी, एंगल स्टेन से और किसी से नहीं। तो एंगल स्टेन इससे ज्यादा, इसमें देखिए एंगल स्टेन सबसे ज्यादा इसमें एंगल स्टेन होगी, तो सबसे तो आपको ध्यान रखना ही है, पता ही है आपको कि क्या है कि साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल होगी साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा स्टेबल होगी साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल होती है साइक्लोहेक्सेन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोएल्केन होती है कौन, साइक्लोहेक्सेन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ए से ज्यादा स्टेबल बी, बी से ज्यादा स्टेबल सी, सी से ज्यादा स्टेबल डी। ब्रांच से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबर्सन। तो हीट ऑफ कंबर्सन किस में ज़्यादा हो जाएगी, ए में, जिसमें स्टेबिलिटी क्या थी, सबसे कम। क्लियर हो गई बात। चलिए यहाँ देखें, अब ये है हमारे पास, अगर हम बात करें ये 5 कार्बन है, ये साइक्ल, ये क्या है, पेंटेन, एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, इसमें आइसो ग्रुप लग गया, और ये न्यू पेंटेन। तो ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं। तो फिर जब आइसोमर्स एल्केन होती हैं, जब आइसोमर्स एल्केन होंगी तो इन केस में जो स्टेबिलिटी है वो किससे डिपेंड करेंगे, स्टेबिलिटी डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस से। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा स्टेबल होगी साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इसमें एक ब्रांच आ गई, और साइक्लोब्यूटेन से भी ज़्यादा स्टेबल होगी न्यू पेंटेन, क्योंकि इसमें कितनी ब्रांच आ गई, 2। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हीट ऑफ कंबर्शन क्या हो जाएगी, पर CS2 घट जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जाने से ब्रांचेस, इसमें डाउन द ग्रुप जाने से नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ रही है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो हीट ऑफ कंबर्शन क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबर्शन किस में होगी, फर्स्ट में, उससे कम सेकंड में, और सबसे कम थर्ड में। क्लियर। देखिए अब ये कह रहा है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। हम क्या कर रहे हैं, कुछ फिनॉल ले रहे हैं, और फिनॉल भी कैसे, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। सब्स्टिट्यूटेड मतलब उन पे कुछ ग्रुप लग रहे हैं, ठीक। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर ऑर्गेनिक एसिड में बात करें तो सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, किससे, तो सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम होंगे फिनॉल यानी कि एरोमेटिक अल्कोहल, उसके बाद आते हैं एलिफेटिक अल्कोहल, और उसके बाद फिर आती है अमाइन। और एलिफेटिक अल्कोहल से के बाद कौन आता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला एच, और उसके बाद आता है फिर अमाइन से जुड़ने वाला एच, उसके बाद फिर आती है एल्कीन, फिर एल्कीन। सीक्वेंस याद रहेगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सल्फोनिक एसिड सबसे पहले, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एरोमेटिक अल्कोहल यानी कि फिनॉल, उसके बाद एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल के बाद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला एच, और उसके बाद आता है फिर अमाइन, एन से जुड़ने वाला एच, उसके बाद आता है डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला एच, और उसके बाद आता था एल्कीन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला एच। चलिए यहाँ देखें, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है, देखिए एसिड, जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो ये H+ निकल के जाएगा, और H+ निकल के जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस। और माइनस जितना ये एनायन जो बनेगा, ये एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनता है उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक नेचर होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ को ये ऐसे तो कंपेयर करते हैं हम। H+ रिमूव करने के बाद जो एनायन जनरेट होता है, वो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, माइनस वाले क्या करते हैं, माइनस को स्टेबल करेंगे, और प्लस वाले घटाएंगे। तो क्या होगा, जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, और जो डोनेटिंग ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस वाले बढ़ा देंगे एसिड स्ट्रेंथ, और प्लस वाले घटा देंगे। चलिए बात करते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक और बात मैं बता दूं कि फिनाइल रिंग पे ऑर्थो जो मीजोमेरिक पोजीशन, जो मीजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो चलते हैं, मगर मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं चलता। रही बात इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव तीनों पोजीशन पे चलता है, मगर पैरा पोजीशन पे आते आते इंडक्टिव खत्म हो जाता है। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे इंडक्टिव ज़्यादा होगा, मेटा पे और कम हो जाएगा, और पैरा पे और भी कम, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। जैसी स्ट्रेंथ उनकी ऑर्थो पोजीशन पे रहेगी वैसी स्ट्रेंथ उनकी पैरा पोजीशन पे भी रहती है। खैर चलिए बात करें, जब ये क्या होगा, अगर ये H+ निकलेगा तो ये O- बनेगा, और माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विड्रॉ होगा। इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, बेंजीन को डोनेट करेगा, तो ये O क्या दिखाएगा, +M, और बेंजीन क्या दिखाएगी इसके लिए, -M। तो बेंजीन वाला केस तो मुझे लेना ही नहीं, बेंजीन तो सभी में लग रही है, बेंजीन तो फिनोल के केस में चारों में होगी। वैसे बेंजीन इसके लिए इलेक्ट्रॉन देती नहीं, लेती है, क्योंकि H+ ये देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर देंगे। पाई बॉन्ड से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देता है, लोन पेयर। तो ये उल्टे सिंबल लगा दिए ये बच्चे ने, ठीक है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर बात करें OH ग्रुप के लिए बेंजीन क्या दिखाएगी, -M। चलिए खैर, मगर वो जो बेंजीन है वो तो सभी के पास है, तो उससे तो कंपेयर होगा नहीं एसिड स्ट्रेंथ। तो कंपेयर किससे होगा, इस पे जो ग्रुप लग रहा है, इस पे, इस फिनाइल रिंग पे कोई भी ग्रुप नहीं है। इस पे अगर हम देखें तो इस पे क्या लग रहा है, NO2, और ये NO2 क्या है, कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है। तो मीजोमेरिक कंपेयर कर सकता हूँ। तो मीजोमेरिक इसका कैसा होगा, NO2 का मीजोमेरिक कैसा होता है, -M, क्योंकि N डबल बॉन्ड O आता है, और पहला एटम डबल बॉन्डेड हो जाए मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम के साथ, तो क्या होगा, -M। तो ये क्या होगा, -M।
और इंडक्टिव करूँ तो इसके कैसा होगा माइनस आई। चलिए यहाँ अब ये किस पर आ गया, मेटा पोजिशन पे। मेटा पोजिशन पे मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंडक्टिव फैक्ट, और इंडक्टिव कैसा होगा इसका NO2 का माइनस आई, क्योंकि जो सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो ग्रुप हैं वही प्लस आई दिखाते हैं, बाकी क्या दिखाएंगे माइनस आई। तो ये क्या दिखा देगा माइनस, तो माइनस आई, सिर्फ माइनस आई ऑपरेट होगा। यहाँ अगर बात करें तो ये पैरा पोजीशन आ गई, पैरा पोजीशन पे फिर क्या होगा, ये मीजोमेरिक दिखा सकता है, और मीजोमेरिक NO2 का कैसा होगा माइनस एम। इंडक्टिव भी माइनस आई होगा, मगर इंडक्टिव पैरा पे आते आते ऑलमोस्ट क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। इंडक्टिव माइनस आई यहाँ भी है और माइनस आई वहाँ भी है, मगर वहाँ का माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ का माइनस आई वीक होगा, क्योंकि दूर हो गया सोर्स से। क्लियर होगी बात। चलिए बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस वाले क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, प्लस वाले घटाएंगे। तो सबसे ज़्यादा माइनस देखिए, इसके पास भी माइनस एम है, इसके पास भी माइनस एम है, और ये केवल माइनस आई है, तो एम वाले पहले आएंगे, और माइनस वाले पहले, और माइनस वाले में भी पहले कौन, एम वाले। तो इस पे भी माइनस एम, इस पे भी माइनस एम। मगर बात करें इसमें भी माइनस एम, तो इसमें भी और इसमें भी, जैसा ग्रुप जिस ग्रुप का माइनस एम इसमें है उसी ग्रुप का माइनस एम इसमें है, तो दोनों का माइनस एम तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये भी NO2 का और वो भी NO2 का, और माइनस एम डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं। तो बात कर लें इंडक्टिव, इसमें माइनस आई है और इसमें भी माइनस आई है। इसका माइनस आई ज़्यादा होगा नियर पोजीशन की वजह से, और उसका माइनस आई कम होगा क्योंकि दूर है। तो ओवरऑल माइनस आई, माइनस इफेक्ट इसमें ज़्यादा हो गया इससे, तो ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, बी। तो सबसे ज़्यादा बी, उसके तुरंत बाद आएगा डी। लास्ट में फिर कौन होगा, इसमें तो जीरो इफेक्ट है, तो जीरो से पहले माइनस वाला आना है, तो पहले माइनस एम माइनस आई, इसमें माइनस एम और माइनस आई दोनों हो गए, तो सबसे पहले ज़्यादा माइनस आई इसमें हो गया, तो सब ज़्यादा माइनस इफेक्ट इसमें हो गया, तो सबसे पहले बी। उसके बाद कौन आना चाहिए, डी, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस एम बचेगा, माइनस आई तो इसका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो माइनस एम और माइनस आई सबसे पहले, फिर माइनस एम, फिर माइनस आई, उसके बाद में आ जाएगा जीरो। तो आंसर क्या होना चाहिए, अगर हम माइनस एम की बात करें तो माइनस एम ने हमें क्या कर दिया, तो इसका आंसर होना चाहिए सबसे पहले, तो क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए बी, सबसे पहले आना चाहिए बी, बी के बाद आना चाहिए डी, डी के बाद आना चाहिए सी, और लास्ट में आना चाहिए ए। ये होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, ये ऑर्थो वाला, क्योंकि इसमें माइनस एम और माइनस आई है, जबकि इसमें सिर्फ माइनस एम है, माइनस आई इसका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होना चाहिए, मगर ये क्या होगा, इससे कम होगा। ये वाला ऑर्थो वाला कम रह जाएगा, पैरा वाला जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी यहाँ क्या कर देगी, दिक्कत कर देगी। देखिए O से जुड़ने वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार है, और ये क्या करेगा, इस O एटम के साथ क्या कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो O से जुड़ने वाला H इस O के साथ क्या कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो H एटम है ये थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंध जाएगा, और थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंध जाएगा, तो ये H अब उतनी जल्दी से रिमूव नहीं होगा H प्लस की फॉर्म में, थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको क्या कर देगी, घटा देगी, इसलिए ये मौका पाते जीत जाएगा। तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा क्या कर देगी, उसको डीएक्सिलेट कर देगी इस H प्लस को, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्या कर देगी, कम कर देगी। मगर इतनी भी कम नहीं करेगी कि माइनस आई वालों से भी पीछे जा गिरे, माइनस एम वालों से ही पीछे गिरेगा, माइनस एम में सबसे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। मगर इतना भी नहीं गिरेगा, इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना भी इफेक्ट नहीं करेगी कि इनसे भी हार जाए। इनसे तो जीतेगा, मगर बस इससे हार जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन कंपैरिजन ऑफ द पैरा नाइट्रो ग्रुप। पैरा नाइट्रो ग्रुप के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देती है, थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देती है, इतनी भी कम नहीं करेगी कि इनसे कम आ जाए, इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, थोड़ा सा बदल गया। तो डी पहले एसिड, डी ज़्यादा एसिडिक हो गया किससे, बी से। तो पैरा वाला जीत गया ऑर्थो वाले से, क्योंकि ऑर्थो वाले में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्लियर हो गई बात। चलिए दूसरी बात, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें ये फिर फिनॉल है, इस फिनॉल के फिनाइल रिंग पे तो कुछ लगा नहीं, इस फिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे लगा है OR ग्रुप, ठीक है। और इस पे भी OR ग्रुप, और इस पे भी, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, और एक बार पैरा पे। चलिए इस पे तो कोई ग्रुप है नहीं, बात करें इसकी। जब ये ऑर्थो पे लग रहा है तो सबसे पहले मीजोमेरिक चेक करूंगा, और इस ग्रुप का जो पहला एटम है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, तो लोन पर ही अपने रिलीज करेगा, और लोन पर रिलीज करेगा तो क्या दिखाएगा, प्लस एम। तो मीजोमेरिक तो इसका प्लस एम हो गया, और इंडक्टिव की बात करेंगे तो वो क्या होगा, O एटम आ चुका है, तो इंडक्टिव तो क्या हो गया, माइनस। यहाँ देखिए मेटा पोजीशन पे तो मीजोमेरिक चलता नहीं, सिर्फ इंडक्टिव ही चलेगा, तो इंडक्टिव इसका कैसा होगा, माइनस आई, क्योंकि इसमें O एटम आ चुका है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम आ जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा।
इस पे ये फिर पैरा पोजिशन पे आ गया, तो पैरा पोजिशन पे तो क्या देखूंगा, मीजोमेरिक, और मीजोमेरिक पहला एटम इसका ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या दिखाएगा, प्लस एम। इंडक्टिव की बात करूं तो यहाँ माइनस आई होगा, मगर इंडक्टिव पैरा पोजिशन पे आते आते खत्म हो लेता है, उसकी कोई ज़्यादा ऐसी कोई खास बात नहीं है। चलिए, तो बात करें प्लस वाले क्या करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ को घटाएंगे तो माइनस वाले बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो प्लस है, प्लस एम, ये भी प्लस है, माइनस आई साथ में है, मगर माइनस आई क्या बिगाड़ेगा प्लस एम का, ठीक है, प्लस एम तो बहुत ज़्यादा होगा, एम तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आई से, तो ये ओवरऑल इसमें भी प्लस है, ओवरऑल इसमें भी प्लस है, और इसमें ओवरऑल जीरो है, और इसमें ओवरऑल क्या है, माइनस, तो सबसे पहले तो कौन आ जाएगा, माइनस वाला, तो सी तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, उसके तुरंत बाद आएगा जीरो वाला, और ये प्लस वाले कहाँ आएंगे, बाद में आएंगे। अब इन प्लस वालों में भी बाद में कौन आएगा, अब इसको बाद में लिखूं कि इसको बाद में लिखूं, तो समझिए, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें प्लस, जितना प्लस एम इसका है उतना ही प्लस एम इसका है, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट जैसा ग्रुप ये है वैसा ग्रुप ये है, और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं, जितना ऑर्थो पोजीशन पे दिखाएगा इफेक्ट उतना पैरा पे, तो जितना प्लस एम इसका उतना प्लस एम इसका। तो बात कर लो अब माइनस आई की, तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा इससे, क्यों, क्योंकि ये दूर है तो इसका माइनस आई कमजोर पड़ जाएगा, ये पास है तो इसका माइनस आई थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका माइनस आई थोड़ा ज़्यादा होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी डी वाले से, तो इसलिए बी वाला पहले हो गया, डी वाला बाद में हो गया। बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, अभी जो इससे पहले वाले में करी थी, तो O से जुड़ने वाला H इसके O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कहाँ है, FON, फोन, FON, इनसे जुड़ने वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार होता है, और किस एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, F के साथ, O के साथ, N के साथ, तो FON से जुड़ने वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा FON एटम के साथ, तो इसमें क्या है, O से जुड़ने वाला H इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा सा बंध जाएगा, और बंध जाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे थोड़ी सी क्या हो जानी चाहिए, कम, जैसे ऊपर वाले में हुई थी, तो ये बी बाद में आना चाहिए, पहले ये एसिडिक हो जाना चाहिए, तो डी पहला आना चाहिए, बी बाद में, मगर नहीं, इसमें यही रहेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको इफेक्ट नहीं कर पा रही, क्यों इफेक्ट नहीं कर पा रही वो भी मैं समझाता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो रही, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कब अच्छी होती है, जब 6 मेंबर, देखिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जब ओ एच इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ एक बॉन्ड बनने से क्या बन जाएगी, एक नई रिंग बन जाएगी, अगर ये रिंग क्या है, 6 मेंबर रिंग बन रही है, अगर ये रिंग 6 मेंबर रिंग होती है या 5 मेंबर रिंग होती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। पहली बात सुन लीजिए मेरी बात, अगर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने से जो नई रिंग बनेगी, अगर वो 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग है तो वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। और 5 मेंबर रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, 6 मेंबर रिंग, तो 6 मेंबर रिंग वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब क्या होगा, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग बने, पहली बात। दूसरी बात, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में केवल वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करती है जिसमें 6 मेंबर रिंग बने। 5 मेंबर वाली रिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है, मगर वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं कर पाती, या कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती कि ये ग्रुप इससे कम हो जाए। मगर ये 6 मेंबर वाली रिंग बनेगी तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर देती है, जिससे इसका नंबर इसके बाद आ जाता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 5 मेंबर रिंग बनेगी, और 5 मेंबर रिंग बनेगी तो वो क्या है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करती। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो 6 मेंबर रिंग की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ही एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है, 5 मेंबर वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करती। तो देखिए ये क्या था, मेरे पास फिनोल था, और फिनोल के ऑर्थो पे क्या लग रहा था, नाइट्रो, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जब इसमें हम ओपन करेंगे स्ट्रक्चर को, तो देखिए नाइट्रो की स्ट्रक्चर को ओपन करूं तो ये N डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता था N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर ओपन करूं तो इधर माइनस और इधर क्या आता है, प्लस। अब ये O से जुड़ने वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार है, क्यों, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है H से, तो इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, और प्लस आए, ये प्लस है और ये माइनस है, तुरंत जुड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। और जैसे ही एटम बॉन्डिंग होगी तो देखिए कितने मेंबर रिंग बने, या तो एटम गिन लो या रिंग ये बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ से गिन रहा हूँ मैं,
ध्यान रखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर रिंग बनी, और 6 मेंबर रिंग बनी तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा इतना ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग अटैच हो जाएगा कि अब ये जल्दी से निकलेगा नहीं। तो कहने का मतलब है इसकी जो हाइड्रोजन एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, अब ये उतनी जल्दी H+ रिमूव नहीं होगा। दूसरा बात कर लें OR की। अगर इस OR में देखेंगे तो क्या होगा, O से जुड़ने, देखिए O से जुड़ने वाला H इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि इस पे इधर माइनस तो यहाँ प्लस, और इस O पे क्या होगा माइनस, तो प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। मगर ये कितने मेंबर रिंग बनेगी, देखिए यहाँ से गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर रिंग हो रही है, और 5 मेंबर रिंग हो रही तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, मगर ये हाइड्रोजन एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये कह सकते हैं, तो देख दीजिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग है तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। ये क्या है, हाइड्रोजन स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करेगी। तो नोट पॉइंट ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ या डिसाइडिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिसाइडिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड व्हेन 6 membered ring is formed but only after the M इफेक्ट। तो क्या होगा, अगर 6 मेंबर रिंग होगी तो 6 मेंबर रिंग क्या करेगी, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा क्या कर देगी, इफेक्ट कर देगी, और इतना इफेक्ट करती है कि बस वो +M वाले जो केस है उनमें सबसे लास्ट में आएगा, इतना भी कम नहीं करेगी कि इंडक्टिव से भी पीछे पहुंच जाए। आगे बात समझ में, और सिर्फ किस में इफेक्ट होगी, 6 मेंबर रिंग के केस में। अगर 5 मेंबर रिंग हो रहा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को इसके इफेक्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट और प्रॉब्लम देखिए, इनमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। हमारे पास फिनोल है, इसके पास कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, इसके पास एक अनोदर ग्रुप OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो गया, किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन पे और ये पैरा पोजीशन पे। OH क्या दिखाएगा, अगर मीजोमेरिक की बात करें तो इसका पहला एटम O है और O पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, क्या दिखाएगा, +M। इंडक्टिव की बात करें तो -I दिखाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ +M और -I। मेटा पोजीशन पे तो सिर्फ इंडक्टिव चलता है, मीजोमेरिक चलता ही नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ -I। और हम बात करें पैरा पोजीशन पे, फिर वही +M और -I, मगर -I पैरा पोजीशन पे आते आते क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, तो बस सिर्फ -M, वो +M। तो ये प्लस वाले तो क्या आएंगे, ओवरऑल प्लस है यहाँ, क्योंकि मीजोमेरिक बड़ा होगा इंडक्टिव से, तो ओवरऑल प्लस है। तो ये क्या है, ओवरऑल इसमें क्या है, माइनस, तो माइनस वाला एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो पहले तो आएगा -I वाला, तो पहले कौन आ गया, C। तो पहले माइनस इफेक्ट, उसके बाद जीरो इफेक्ट, उसके बाद आएंगे प्लस इफेक्ट। अब प्लस इफेक्ट में ये भी +M ये भी +M, जितना +M इसका उतना ही +M इसका, क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है और मीजोमेरिक पोजीशन पे डिपेंड करता नहीं, तो जितना +M इसका होगा उतना ही +M इसका होगा। तो बात करें इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव क्या होगा, इसमें इसका इंडक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पास है वो दूर है, तो इसका -I ज़्यादा होगा, तो इसमें थोड़ा सा -I अधिक हो गया, तो इसमें माइनस इफेक्ट थोड़ा सा अधिक हो जाएगा इससे, और जिसमें माइनस इफेक्ट बढ़ गया उसकी एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, तो B पहले आ जाएगा, किससे, D से। बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, O से जुड़ने वाला जो H है इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मगर कैसी बॉन्ड बनेगी, वो 5 मेंबर है। देखिए जस्ट जो पहला एटम है अगर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो 5 मेंबर बनेगी, उससे अगले से हो रही है तो ध्यान रखना 6 मेंबरिंग बनती है। तो जस्ट पहले जो O से जुड़ने वाला H है, O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, H के साथ थोड़ी, तो ये पहला ही एटम है ग्रुप का, और पहले एटम के साथ कर रहा होगा तो 5 मेंबरिंग बन रही होगी, और 5 मेंबरिंग बन रही होगी तो 5 मेंबरिंग की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एसिड स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखिए, यहां बात करें ये क्या है जी, OH। अब इसमें क्या लगा लिया हमने, कोई एल्काइल ग्रुप CH3। अब CH3 पे तो ना तो कोई लोन पेयर है ना ही कोई डबल बॉन्ड है, तो ना तो ये +M दिखाएगा ना -M। तो बात कर ले हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो ये क्या है, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर लगने वाले H क्या होंगे, अल्फा H, तो इसके पास 3 अल्फा H हैं, तो ये क्या दिखाएगा, +H। ये अब मेटा पोजीशन पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन या मेसोमेरिक चलता नहीं, सिर्फ इंडक्टिव चलेगा, तो मेटा पोजीशन पे ये CH3 क्या दिखाएगा, +I। पैरा पोजीशन पे फिर +H दिखा देगा, +H, इसमें +H है, इसमें +H है, इसमें +I है, तो ये प्लस प्लस वाले आ गए, ओवरऑल प्लस हो गया, ओवरऑल प्लस हो गया, तो इस केस में पहले कौन आ जाएगा, न्यूट्रल वाला। तो पहले कौन आ गया जी, पहले तो आ गया A। बात करें अब B की, न्यूट्रल वाला पहले आ गया, माइनस वाला तो कोई इसमें है नहीं, तो पहले आ गया न्यूट्रल वाला, फिर आएंगे प्लस वाले। अब प्लस वालों में कमजोर कौन है, +I, तो पहले कौन आएगा, B, क्योंकि ये कम करेगा। देखिए +H एंड +M, +H और +I क्या करेंगे, एसिड स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो अगर हम बात करें तो इसलिए B C D तो बाद में आएंगे, पहले कौन आ जाएगा, A, क्योंकि उसमें ना तो कोई +I है ना ही कोई +H है, तो A जीत गया B C D से। अब +H विल बी डिसाइड द मोर देन +I, जो +H है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है किससे, +I से, तो जितना ज़्यादा जिसमें +H होगा उसमें एसिड स्ट्रेंथ तो ज़्यादा घट जाएगी।
प्लस आई भी घटाएगा एसिड स्ट्रेंथ, मगर प्लस एच ज़्यादा घटा देंगे, तो इसलिए सी जीत जाएगा बी और डी से। तो सी जीत गया किससे? बी और डी से। क्लियर? अब बात कर लें क्या है फाइनली इसकी, तो इसमें भी प्लस एच, इसमें भी प्लस एच, जितना प्लस एच इसका होगा उतना ही प्लस एच इसका होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप भी सेम है और डिस्पोजिशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता नहीं। तो अब बात कर लें इंडक्टिव की। इंडक्टिव इसमें ये इसका भी प्लस आई होगा, इसका भी प्लस आई होगा, मगर उसका प्लस आई ज्यादा होगा क्योंकि वो CH3 ऑर्थो पोजिशन पे है, उसके OH के पास है। ये CH3 थोड़ा सा क्या है पैरा पोजिशन पे, तो ये दूर है, इसका प्लस एच, इसका जो प्लस आई है ऑलमोस्ट जीरो हो लेगा और उसका प्लस आई बचेगा। तो उसमें प्लस आई, थोड़ा सा प्लस आई क्या करेगा, उसके प्लस इफेक्ट को बढ़ा देगा, और प्लस इफेक्ट बढ़ जाएगा तो एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगी, इसलिए बी बाद में आएगा, पहले कौन आ जाएगा? डी। आगे बात समझ में? देखिए नेक्स्ट ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ में इन्हें अरेंज करना है। जरा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? फिनोल है, मगर फिनोल की जो फिनाइल रिंग है, अब जो उस पर दो दो सब्स्टिट्यूशन ले लिए, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक एक सब्स्टिट्यूशन था, अब दो NO2 ले लिए, ये भी NO2, ये भी NO2। NO2 ये किस पे? ऑर्थो पे, और ये पैरा पे, और ऑर्थो पैरा पे मीजोमेरिक चलता है, तो ये भी -M और ये भी -M, तो कितने -M हो गए? 2 -M हो गए, ठीक। मगर ध्यान दीजिए ये ऑर्थो पे, ऑर्थो वाला जो NO2 है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और O से जुड़ने वाला H इस N के साथ नहीं O के साथ करेगा, क्योंकि N से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है O, तो O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो वो 6 मेंबर रिंग बनेगी, और 6 मेंबर रिंग करेगी तो ये एसिड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा डिक्रीज कर देगी, इफेक्टिव कर देगी, तो ये कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए, तो बाद में बात रखेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 6 मेंबर रिंग बनाएगी, जो एसिड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगी। चलिए खैर, इस पे ये एक तो है पैरा पे, पैरा पे तो दिखाएगा -M, मगर एक मेटा पे, मेटा पे मीजोमेरिक चलेगा नहीं, तो सिर्फ माइनस आई, तो यहाँ -M माइनस आई, वहाँ -M हो गए थे। यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, ये भी मेटा पे है और ये भी मेटा पे है, देखिए इधर से मेटा, ये इधर से मेटा, तो -I दो -I हो गए। इसमें देखें तो दोनों ऑर्थो पे हैं, तो यहाँ भी -M, यहाँ भी -M, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से भी 6 मेंबर रिंग और इधर से भी 6 मेंबर रिंग, तो यहाँ पे दोनों केस में, तो यहाँ पे 2 -M है, वहाँ पे 2 -M है, यहाँ एक -M था और यहाँ 2 -I है। इस केस में देखिए तो 2 -M, कितने -M है? 3, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से भी होगी और इधर से भी होगी, 6 मेंबर रिंग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो सबसे पहले तो मीजोमेरिक देख लो। मीजोमेरिक भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ इफेक्ट करेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ इफेक्ट करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट इक्वल हो, तो क्या होगी? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वो कम हो जाएगी, दूसरा वाला जीत जाएगा। मगर इसमें -2M थे और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी? कम रहेगी। किससे? -3M से। तो सबसे पहले तो माइनस देख लो, -M, इसमें 2 है, इसमें एक -M, इसमें कोई भी -M नहीं, इसमें 2 -M और इसमें कितने? 3 -M। तो पहले तो -M देखो, जितना ज़्यादा माइनस इफेक्ट होता है उतना एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा। तो सबसे पहले तो कौन जीत गया? सबसे पहले तो कौन आ जाएगा? अगर मैं मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले तो E, क्योंकि इसमें 3 -M है। उसके बाद आएंगे -2M वाले, तो -2M एक तो किस में है? D में है, एक किस में है? A में है, तो A और D। उसके बाद आएंगे -1M वाले, तो B में क्या है? केवल एक ही -M है, और उसके बाद आया कौन जी? C, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक है ही नहीं, इंडक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हो गया -3M, फिर आ गए -2M, फिर आ गया -1M, और फिर आ गया जिसमें मीजोमेरिक है ही नहीं। चलिए, ये तो बात क्लियर हो गई, कंफर्म। अब इनकी कंपेयर कर लेते हैं, बस यही तो बचा। किसमें? A और D में। तो A और D में अगर हम बात करेंगे तो A और D, इसमें भी -M है और इसमें भी -2M और इसमें भी -2M है, मगर इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो एक ग्रुप से होगी, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो दोनों ग्रुप से हो जाएगी, और दोनों ग्रुप से होगी तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो एसिड स्ट्रेंथ को ज़्यादा कम कर देगा। इसलिए कौन सा वाला जीत जाएगा? जिसमें एक रिंग बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और इसमें कितनी रिंग बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? 2। तो इसमें क्या होगा? पहले कौन आ जाएगा? A, बाद में कौन आएगा? D, क्योंकि जो 6 मेंबर रिंग है हाइड्रोजन की, जो 6 मेंबर रिंग है वो एसिड स्ट्रेंथ को कम करती है, उसमें केवल एक ही रिंग होगी, इसमें दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसमें और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो पहले क्या आ जाएगा? पहले क्या होगा? D, पहले आ जाएगा A, उसके बाद में आएगा D, तो पहले A आ जाएगा, बाद में D आएगा। मगर ये दोनों -2M है, तो वो यहीं आप आपस में कंपेयर होंगे, बस ऐसा नहीं कि -2M वाले -M से पीछे पहुंच जाएंगे। -1M वाला तो हमेशा पीछे रहेगा -2M वालों से। हाँ, -2M आपस में कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है बात नहीं? तो सीक्वेंस समझ गए? पहले -3M, फिर -2M, फिर -1M, और फिर जिसमें मीजोमेरिक है नहीं, इंडक्टिव।
मगर अब माइनस के 2m में आपस में कंपेयर कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसे पीछे रखूंगा, पीछे नहीं, ये सबसे आगे रहेगा क्योंकि इसमें -3m है। होने दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो थोड़ी बहुत घर में आपस में मुटावे होने दो, मगर ये आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे बात समझ में नहीं? ठीक, देखिए एक लास्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, अप्रोचिंग फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब किसी भी मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, तो उनमें स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। इस पे क्वेश्चन बहुत पहले भी पूछे जाते थे, अब बिल्कुल लेटेस्ट, अभी पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू कहीं ना कहीं ये हर एग्जाम क्या है इसके क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, तो इस पे जरा आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे कंपेयर करें कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं तो सबसे पहले चेक कर लीजिए किसके अंदर ज़्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड है या किसके अंदर ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड है। जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर, सब ये सीक्वेंस वाइज चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड है। और ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड कैसे देखोगे, सिंगल बॉन्ड तो टूटते नहीं रेजोनेंस में, सिंगल बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही मेंटेन रहते हैं। तो आप क्या देख लो, किसके अंदर ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक, अगर नंबर ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड सेम हो तो आगे बढ़िए। अब क्या देखेंगे, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जितने ज्यादा एटमों का ऑक्टेट कंप्लीट है, जितने ज्यादा एटमों का ऑक्टेट कंप्लीट है उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। अब मेरी बात ध्यान रखिए, न्यूट्रल एटम का ऑक्टेट, एटम तो बहुत सारे होंगे मॉलिक्यूल्स में, तो सभी एटमों का ऑक्टेट चेक करने मत बैठ जाना। जो न्यूट्रल एटम है उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही होता ही है। ठीक है, तो किसका पकड़ना, जो नेगेटिव है, एनायन है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। प्लस वाले को पकड़ लेना। ठीक है, तो जहां भी प्लस चार्ज आ रहा होगा वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उन्हें चेक कर लेंगे। तो जहां पे प्लस चार्ज आता है वहां ऑक्टेट कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी। तो आप क्या कर लेंगे, तो पॉजिटिव जो चार्ज एटम है उनको चेक कर लेंगे, उनमें जितने ज्यादा एटमों का ऑक्टेट कंप्लीट है वही क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे पहले नंबर पे जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड हुए, और कोवलेंट बॉन्ड कैसे छाटेंगे, जितने ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे जिस कंपाउंड में, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे वही उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल। दूसरे नंबर पे जितने ज्यादा एटमों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ऑक्टेट किसका चेक करना है, जिसपे प्लस चार्ज आ रहा है उनका ऑक्टेट चेक कर लेना, क्योंकि एनायन वालों का, न्यूट्रल वालों का तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो पहला नंबर हो गया नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल, और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पता चलेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। दूसरा आ गया जितने ज्यादा एटमों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उतना ज्यादा स्टेबल। अब थर्ड नंबर पे क्या चेक करोगे, थर्ड नंबर पे चेक करना पोलर और नॉन पोलर, मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल में अगर कंपेयर करो, एक तो न्यूट्रल है और एक पे प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज वाले से। तो ध्यान रखना, नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, पोलर वाले से। पोलर मतलब जिन पे प्लस माइनस चार्ज क्रिएट हो जाए, और जिन पे प्लस माइनस क्रिएट ना हो, जो न्यूट्रल हो, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो पोलर नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होता है किससे, पोलर से। फोर्थ नंबर पे चेक करोगे लाइक चार्ज। अगर मान लीजिए चार्ज आ रहा है, दो मॉलिक्यूल्स में, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों में चार्ज है, तो अगर प्लस प्लस लाइक चार्ज है तो दूर दूर होने चाहिए, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर सेम चार्ज है प्लस प्लस या माइनस माइनस तो दूर पोजीशन पे होने चाहिए। जितनी ज्यादा दूर होंगे प्लस प्लस या माइनस माइनस उतना ज्यादा स्टेबल। और अगर अपोजिट चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है, तो जितने पास होंगे उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल, और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। तो अनलाइक चार्ज पास होने चाहिए और लाइक चार्ज क्या होने चाहिए, दूर। और अगर इसके आगे, तो इसके आगे आप देखोगे फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज किस पर होना चाहिए। अगर इससे भी कंपेयर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट चेक करोगे कि नेगेटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी पॉजिटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो जिस पे भी नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा वही मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर इससे भी कंपेयर ना हो तो सबसे फिर लास्ट में देखते हैं मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट में फिर क्या हो जाएंगे, एट लास्ट में सबसे पहले फिर क्या देखेंगे आप, इफेक्ट देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्लियर, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब कैटायन एनायन जो बन रहे हैं, मीजोमेरिक प्लस वाले प्लस को स्टेबल कर देंगे और माइनस वाले माइनस को स्टेबल कर देंगे। तो सीक्वेंस समझ में आ गई। पहली सीक्वेंस, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल और ये ट्रिपल बॉन्ड इन द कंपाउंड। जितने ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्टेबल।
अब दूसरे नंबर पर अगर इससे कंपेयर नहीं होता तो दूसरे नंबर पर देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एटम, जितने ज्यादा एटमों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उतना ज्यादा स्टेबल। अब इससे भी कंपेयर नहीं होता तो तीसरे नंबर पर चेक करेंगे पोलर नॉन पोलर, जो नॉन पोलर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे और जो पोलर होंगे वो लेस स्टेबल। नॉन पोलर मतलब जो न्यूट्रल होंगे, तो न्यूट्रल वाले ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, आयंस वाले से। और अगर इससे भी कंपेयर नहीं होता तो आगे चलेंगे, जो लाइक चार्ज है वो दूर होना चाहिए और जो अनलाइक चार्ज है वो पास पास होने चाहिए। जो लाइक चार्ज है प्लस प्लस या माइनस माइनस उनका सेपरेशन दूर हो और प्लस माइनस क्या हो, पास हो। अब इसके बाद अगर इससे भी कंपेयर नहीं होता तो इसके बाद चेक करोगे क्या है, नेगेटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और इससे भी अगर कंपेयर नहीं होता तो फिर लास्ट में क्या देखते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले कौन देखोगे, मीजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव। इस पे मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा रिवीजन में, ठीक है। इसका भी जीओसी का रिवीजन लेंगे, रिवीजन पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम कराएंगे, उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये आजकल फेड द्वारा से हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ ही रहा है। आप देख लीजिए ओपन करके। तो ऐसा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा तो ये इंपॉर्टेंट, इसके पीछे भाग लो, अब पता नहीं हो सके वो अगले साल से देना बंद कर दे, वो कोई और टॉपिक पे देना शुरू कर दे। तो ये कहना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बेकार है, ये गलत बात है। सारे ही टॉपिक अच्छे हैं, सारे ही टॉपिक को करके चलेंगे, सभी पे हम क्वेश्चन करते चलेंगे। हाँ, इस पे मैंने अभी कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराया, क्वेश्चन रिवीजन में मैंने रखे हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए। एक रिवीजन के लिए भी एक नोट्स हैं बहुत पुराने मेरे, तो उनको मैं सोच रहा हूँ रिवाइज कराऊंगा, तो वहां से उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये आ जाएंगे। और नहीं तो एक दो क्वेश्चन वैसे भी मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है। थैंक्स।